हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अभी मैं ये वीडियो आपका दूसरा वाला जो है नारीवाद पर ही, दूसरा है एक नारीवाद और महत्वपूर्ण चिंतक। तो वास्तव में नारीवाद का जो मुद्दा है उस पर अक्सर थोड़ा निबंधात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और ये बड़ा डेप्थ मुद्दा है। थोड़ा सा कई बार आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, तो मैंने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है और ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर है नारीवाद और महत्वपूर्ण चिंतक। तो चिंतन का जो दौर है वो पुनर्जागरण का दौर है। ठीक है, तो पुनर्जागरण के दौर में यानी कि 1680 से और 1780 यानी कि उसके बाद में महिलाओं की स्थिति में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो पुनर्जागरण के दौर में महिलाओं की स्थिति क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर इसको देखते हैं तो पुनर्जागरण के दौर में जो लड़कियां होती थी, जो पुत्री होती थी, उन्हें एक निकृष्ट लिंग माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनकी बौद्धिक क्षमताएं कम हैं, उनके अंदर तार्किक दृष्टिकोण नहीं होता है, यानी वो उनका मस्तिष्क छोटा होता है और वो एक बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं आती हैं, बुद्धिजीवी नहीं होती हैं। तो जो महिलाएं हैं उनका बस वही काम है, बच्चों की परवरिश करना, उनकी देखभाल करना, और वो किसी भी प्रकार से एक बुद्धिजीवी प्राणी नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक क्रांति का दौर आया तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लेखक, इतिहासकार, उन्होंने मुद्दों को लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ एक मुद्दा आया कि ये आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ, कि यहाँ एक बहस छिड़ी और कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि सभी पुरुषों की समानता पर बल दिया कि सभी पुरुष समान हैं। ठीक है, अर्थात सभी पुरुष बुद्धिजीवी हैं, सभी पुरुष समान हैं। तो एक विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया कि महिलाएं क्या बुद्धिजीवी नहीं हैं? ऐसा क्यों कहा गया कि केवल पुरुष ही जो है वो समान है? और इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई और उस बहस में बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने तर्क देना शुरू कर दिए। तो अगर हम इनके समर्थक में देखेंगे तो डेस्कार्ट्स और कमे वंत जमे हैं। तो डेस्कार्ट्स और कमे वंत जमे ने ये कहा कि नहीं, महिलाएं भी बुद्धिजीवी होती हैं और उन्हें भी बराबरी का हक है। अगर उन्हें बराबर की शिक्षा दी जाए और सारी चीज़ें दी जाएं तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। लेकिन यहाँ बड़ा चौंकाने वाली बात आती है कि एरिस्टोटल, जिनका नाम सभी लोगों ने सुना होगा, उन्होंने महिला अधीनता की प्राकृतिक जो अधीनस्थता है उस पर बल दिया है। तो अरस्तु का क्या कहना था महिलाओं को लेकर? अरस्तु कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर लिंग हैं। और दरअसल एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाते हैं वो ये कहते हैं कि महिलाओं की जो उत्पत्ति होती है वो या तो उनके माता पिता जब कमज़ोर होते हैं तब उनके लड़कियां पैदा होती हैं, या माता पिता अब वयस्क होते हैं तब लड़कियां पैदा होती हैं, और या फिर जो माता पिता हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर माता या पिता में उनकी उम्र में जो है एक की उम्र दूसरे की उम्र में काफ़ी अंतर होता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से एक प्रकार की प्राकृतिक कमजोरी का परिणाम है, विकृति का परिणाम है, ये अरस्तु ने कहा। तो अरस्तु का ये जो कोटेशन है, उन्होंने ये माना कि महिलाएं जो है वो एक ऐसा लिंग है जो एक तरीके से विकृति के परिणाम स्वरूप पैदा होती हैं, उनके अंदर तार्किक क्षमता नहीं होती है और वो किसी भी प्रकार से जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पर पुरुष होते हैं। तो अरस्तु का ये मानना कई प्रकार से महिलाओं के साथ एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे देता है कि अरस्तु जैसे विचारक महिलाओं के विषय में इस तरह के विचार रखते हैं कि उनका ये मानना है कि महिलाएं जो हैं वो किसी भी लेवल पर पुरुषों के समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी माना कि उनकी महिलाओं की जो बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं हैं वो किसी भी प्रकार से वो अपने लिए भी अपने अपने कामों को भी पूरा नहीं कर सकती, वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर एक स्तर पर पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं। अरस्तु ने ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि किसी भी प्रकार से जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहिए, और जो लोग भी पुरुष महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार देने की वकालत करते हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये अरस्तु का कोटेशन है, ये अरस्तु का कहना है कि महिलाएं जो हैं वो प्राकृतिक रूप से उनका जो स्ट्रक्चर है या वो जिस तरीके की विशेषताओं के साथ पैदा होती हैं उन्हें केवल अधीनता में ही रखा जाना चाहिए। तो अरस्तु के विचार आपको समझ में आ गए। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इससे पहले कभी मालूम ही नहीं होगा कि अरस्तु के महिलाओं के ऊपर क्या विचार थे। प्लेटो जो इनके शिष्य हैं वो एक कदम और आगे निकल गए,
वो कहते हैं कि एक पुरुष केवल पुरुष की संगत में ही बौद्धिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो इसका मतलब है कि पुरुष जो है वो महिलाओं की संगत में कभी भी बौद्धिक संबंध उनके साथ में स्थापित नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरी, यहाँ पर मैं जब ये इतनी बड़ी बहस यहाँ पर छिड़ जा रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ एक और दूसरी चीज़ ये थी, मैंने कहा कि कुछ लोग इसमें फेवर में भी आए हैं। अच्छा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और क्रिस्तान डी पिसान जो हैं वो अगर आप इनको देखेंगे तो ये पहले आधुनिक नारीवादी विचारक हैं, क्रिस्तान डी पिसान, ठीक है। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिस प्रकार की शिक्षा पुरुषों को भी दी जाती है। अगरिप्पा द एग्यूविनी जो हैं, इन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए और साथ ही उनको लैटिन पढ़ने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। और इन्होंने अपनी बेटी को भी लैटिन पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और उनको पढ़ाया। मैं एक चीज़ बता दूं, आगे अभी मैं शिक्षा पर पूरा डिस्कशन करूंगी, लेकिन यहाँ मैं पूरा बता दूं कि महिलाओं को केवल सीमित दायरे में ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। क्या था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरी ओर एक और चीज़ देखते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में क्या हुआ कि पुरुषों को तो वोटिंग राइट्स वगैरह मिले, लेकिन 1789 में महिलाओं को किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिले, राजतंत्र की समाप्ति हो गई और जैकोबिन को जो है वो सत्ता में आए। और जैकोबिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया कि महिला स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। महिलाओं के क्लब बंद कर दिए गए, ठीक है, महिलाओं को घरेलू सीमाओं में बांधने का प्रयास किया गया और इस तरह के कानून बनाए गए कि वो उनको आर्थिक रूप से पुरुषों के ऊपर निर्भर करें या वो आर्थिक उनकी जो निर्भरता है वो उन पर बढ़ जाए और वो सीमित हो जाए, अपने दायरों में, घरेलू दायरों में सीमित हो जाए। तो यहाँ पर क्रांति के बाद भी फ्रांस में महिलाओं को वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई जो उनको होना चाहिए थी। अब हम एक चीज़ यहाँ पर एक और भी देखते हैं कि जियो जॉक रूसो, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। और जियो जॉक रूसो जो हैं, इनके महिलाओं के ऊपर क्या विचार थे, ठीक है। तो जियो जॉक रूसो कहते हैं कि एक बुद्धिजीवी महिला के साथ से खराब कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके साथ एक ऐसी महिला रह रही है जो बुद्धिजीवी है तो इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर महिला है तो उसे बुद्धिजीवी नहीं होना चाहिए ताकि वो पुरुष को पूरी की पूरी तरीके से जो है वो फॉलो करे, उसके अधीन रहे, ठीक है। और वो कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया तो वो कहते हैं कि हाँ, महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उनकी शिक्षा का स्वरूप अलग होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें सभ्य बना सकें, खुद भी वो सभ्य बन सकें। ना कि उन्हें विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ना कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। इस प्रकार की शिक्षा ना दी जाए उनको कि जिससे वो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़े। तो जियो जॉक रूसो के जो विचार हैं वो भी महिलाओं को लेकर काफ़ी यहाँ पर संकीर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये भी माना कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का दिमाग कमज़ोर होता है, वीक होता है और उसको बचा के रखना चाहिए ताकि वो बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकें। तो जियो जॉक रूसो, अब देखिए अरस्तु, प्लेटो, जियो जॉक रूसो, ये सारे के सारे विचारक महिलाओं को स्वतंत्रता दिए जाने के खिलाफ हैं, केवल महिलाओं को अधीनता में रखने की बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दो नाम और बताऊंगी आपको, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। ये दो ऐसे विचारक थे जिन्होंने इस बात की वकालत की कि महिलाओं को भी शिक्षा जो है वो सभी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, समान शिक्षा मिलना चाहिए उनको, और महिलाएं भी पुरुषों के समान ही हैं, ठीक है। या उनकी बुद्धिजीविता में वो किसी प्रकार से कम नहीं है। प्रबोधन का जो दौर है, जो पुनर्जागरण का दौर है, वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा को लेकर अगर हम बात करते हैं, उनके विकास को लेकर बात करते हैं, तो ओवरऑल बहुत सारे मिले जुली चीज़ें आ रही हैं, उनके फेवर में भी हैं और उनके विरोध में भी हैं। यहाँ पर आपको मैं एक महिला की बात बता रही हूँ, मारियन सेवेला मेरियन। ये एक कलाकार हैं, एक लेखिका हैं। इन्होंने बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियों के बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। तो ये एक अपवाद है कि इन्होंने चित्रकार के रूप में, कलाकार के रूप में, लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अच्छा, इस समय एक चीज़ और भी हुई है, 18वीं शताब्दी के लास्ट तक जो है सोलोन और डिस्कशन क्लब जो है उनको बंद कर दिया गया। यानी कि फिर पुरुषों ने, जब एक नए दौर में विश्व जा रहा है, तब उन्होंने महिला स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया। एक्चुअली सोलोन क्या थे, सोलोन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं, बुद्धिजीवी महिलाएं वहाँ इकट्ठी हुआ करती थी और वो महिला कुलीनता जो है उसको परिवार में
यानी कि उसके जन्म से ना मानकर इस बात पर बल दिया जाता था वहाँ पर कि महिलाओं की कुलीनता उनके व्यवहार से, उनके शिक्षा से, इन चीज़ों से स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तो महिला बुद्धिजीवी जो भी संस्थान थे, जो डिस्कशन क्लब थे, जो सोलोन थे, उनको बंद कर दिया गया। तो ये जो पुनर्जागरण का दौर था, यहाँ मिली जुली चीज़ें चल रही हैं कि एक धारा महिलाओं के फेवर में है विचारकों की और एक उनके विरोध में है। लेकिन ओवरऑल हर तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से अगर फेवर में है तो उनकी स्थिति एकदम ऊपर होती चली जा रही है, ऊपर भी हो रही है, नीचे भी आ रही है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति है तो वहाँ पर उसके बाद उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, या बाद में सोलोन या डिस्कशन क्लब को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का विकास रुका, वो बड़ा संघर्ष करते हुए इस दौर में भी आगे बढ़ती रहीं। तो नारीवाद और महत्वपूर्ण चिंतक, अगर आप इतने चिंतकों का भी जो है वो कोटेशन और चीज़ें याद रखेंगे तो ये इनफ होगा, पर्याप्त होगा। अभी नारीवाद का हमारा मुद्दा बड़ा है, मैं अगले वीडियो में आपको जो है इस पर कुछ और भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ।